दोस्तों मैं आपसे इतना जरूर कहना चाहूंगा वीडियो शुरू करने से पहले कि अगर जो भी चैप्टर अध्याय 3 और अध्याय 4 मैं समाप्त कर रहा हूं, दो भागों में है ये। और इन दोनों अध्यायों को समाप्त करने के बाद मैं आपको ये 10 संभावित प्रश्न मुख्य परीक्षा के जो बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं परीक्षा की दृष्टि से, और ये चारों वीडियो देखने के बाद, जो चारों वीडियो मैंने पहले डाला है, ये लास्ट वीडियो है उसका, उस सीरीज का, स्पेक्ट्रम के इतिहास का, तो ये 10 क्वेश्चन मैं भी आपको डालने जा रहा हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और सबके जवाब आपको इन वीडियोस में है। अगर आपने ये वीडियोस देखा होगा तो आपको पूरी तरीके से जो है उस प्रश्न के जवाब मुख्य परीक्षा में लिखने आ जाएंगे। याद करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, हमेशा आपके दिमाग में ऐड रहेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप 10 प्रश्न देख लें। लगता हो कि आपको इसके आंसर आता है तो अच्छी बात है, वरना ये वीडियो जरूर देखें और आगे भी पूरा लाभ मिलता रहेगा। 6 महीने के अंदर, माफ कीजिएगा 6 महीने बहुत हो गए, 90 दिनों के अंदर हम पूरे स्पेक्ट्रम को खत्म करने वाले हैं। दूसरा अध्याय आज खत्म हो रहा है। ये 10 प्रश्न आप जरूर देखिए। इन 10 प्रश्नों के उत्तर आपको जो है, अगर आपने मेरे पहले के वीडियो देखे हैं तो आपको आराम से मिल जाएंगे अध्याय 3 और अध्याय 4 स्पेक्ट्रम के इतिहास की पुस्तक से। ये सभी प्रश्न हैं और आपको मैंने दिए हैं। इस पे आप अपना अभ्यास जरूर कर लें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं उमंग कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम नगरी पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा स्पेक्ट्रम का सीरीज चल रहा है और आज हम लोग जो है अध्याय 4 का दूसरा पार्ट यानी अंतिम पार्ट को खत्म करेंगे। और ये अध्याय खत्म होने बाद हम लोग अध्याय 5 पे भी चलेंगे अगले एपिसोड में। लेकिन यहाँ पे हमें देखना है, देखिए इसको आप देख सकते हैं, ये स्पेक्ट्रम की किताब है। मैंने फ्रंट कैमरा ऑन कर रखा है तो आपको जो है चिंता मत कीजिए, आपको सारे नोट्स क्लियर दिखाई देंगे और मैं आपको नए नोट्स जो है नए अंदाज में बताऊंगा। नए अंदाज में कहने का मतलब कि आपके सामने नोट्स होगा और मेरा वीडियो साइड में होगा। पहले बहुत समस्या आती थी कैमरा को होल्ड करने में, तो ये स्पेक्ट्रम की किताब है और हम आज अध्याय 4 के में पढ़ेंगे। अध्याय 4 क्या था? अध्याय 4 अगर आपके पास किताब है तो आप पलट के देखिए। अध्याय 4 है भारत की स्थिति। कब? ब्रिटिश विजय के समय, यानी जब ब्रिटिश रूल कर रहे थे, ब्रिटिश आगे की ओर बढ़ रहे थे, तो क्या स्थिति थी भारत की, भारत में क्या चल रहा था, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हमने अभी तक कहां तक पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि कई तरह के राज्यों का निर्माण हुआ, कुछ स्वतंत्र राज्य बने, कुछ उत्तराधिकारी राज्य बने। कब बने? जब मुगल जो है पतन की ओर थे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल जो थे वो पतन की ओर थे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके जो उत्तराधिकारी आए वो अक्षम थे, सक्षम नहीं थे राज करने में, निर्लज थे, जो कहिए उसको, वो किसी भी तरह से सक्षम नहीं थे। और उसी से उनकी जो है उनका वर्चस्व मुगलों का घटता चला गया। और इसका फायदा उठाकर जो आसपास के छोटे मोटे रजवाड़े थे, क्षेत्रीय जो एक राजनीतिक व्यवस्था थी, वो उभर के सामने आई और सब लोग जो है जहां जहां थे वहां अपना अपना इलाका बना लिया। और बस मुगलों को बस नाम की जो है उनके लिए निष्ठा थी, बाकी वो सारा राजपाट सब कुछ खुद से ही चलाते थे। तो आज हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं स्वतंत्र राज्य के बारे में। उत्तराधिकार राज्य के बारे में हमने पढ़ा था कि उत्तराधिकार राज्य किसे कहते हैं, तो मुगलों के अधिपत्य से निकले हुए, यानी पहले वो मुगलों के अंदर में थे, उनसे निकले हुए राज्यों को उत्तराधिकार राज्य कहते हैं। आइए अब जानते हैं, मैं आपको लेके चलता हूं अपनी नोटबुक पे और नोटबुक आपके सामने दिखाई देगी। और इस पेज में मैंने आपको बताया था कि हम कुछ भी पढ़ने से पहले क्या करते हैं, उसका सार नोट कर लेते हैं। उसके सार हम लोग जो है क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। तो सार में मैंने आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्या क्या चीजें आपको बताई थी कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हमने पढ़ लिया है मुगलों के समक्ष चुनौतियां, पढ़ लिया है हैदराबाद, अवध और बंगाल, ये तीनों उत्तराधिकारी राज्य थे, इनके बारे में पढ़ लिया है। अब हमें स्वतंत्र राज्य के बारे में पढ़ना है। तो जहां से हमने कल छोड़ा था
आज हम वहीं से शुरू करेंगे। थोड़ा मैं फ्लाइट मोड पे कर लूं जी। तो देखिए ये जो पेज आपके सामने खुल के आ रहा है, यहां तक हमने पढ़ा था। अब हमें स्वतंत्र राज्य के बारे में पढ़ना है। स्वतंत्र राज्यों में कुछ राजपूत राज्य थे, कुछ राजपूत राज्य थे जो कि मुगलों का विघटन हो रहा था, मुगल पतन की ओर जा रहे थे, उसका फायदा वह भी उठाना चाहते थे। वह भी चाहते थे कुछ ऐसा हो जो कि हमारा अपना राज्य हो जाए। तो देखिए पहला जो मैंने मुगलों शासन के विघटन का लाभ उठाया किसने? राजपूत राज्यों में। ये लोग स्वतंत्र राज्य में आते थे, स्वतंत्र राज्य की भांति ये लोग कार्य करते थे। मुगल शासकों से आकर्षक और प्रभावशाली पद प्राप्त किए मुगल उन्हें, क्योंकि उनके प्रति निष्ठा रखते थे। तो ऐसा भी नहीं था मुगलों के खिलाफ भी नहीं थे, तो उनको अच्छे अच्छे पद पर आसीन भी किया गया था। और कमजोर पड़ोसी राज्यों को हथियाकर राज्यों का विस्तार किया। राजपूत राज्यों ने क्या किया? आसपास जो कमजोर राज्य थे उनकी कमजोरी का फायदा उठाकर क्या किया? उस पर उन्होंने राज किया। उसके बाद अब जानते हैं मैसूर के बारे में। मैसूर भी एक स्वतंत्र राज्य था। हम लोग स्वतंत्र राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं। तो राजपूत राज्य हो गया एक स्वतंत्र राज्य, और अब आते हैं मैसूर के बारे में। देखिए मैसूर के बारे में आप लोग बहुत कुछ जानते होंगे। टीपू सुल्तान जो था उसका इतिहास जानते होंगे। तो भारत की स्थिति संक्षिप्त रूप से अगर हमें बताना हो तो हम उसके बारे में देखते हैं कि न्यू जो थी उसकी हैदर अली ने रखी थी। आप देख सकते हैं नोट में लिखा है न्यू किसने रखी थी? हैदर अली ने। हैदर अली वहां का शासक था, और उसके बाद उसका जो उत्तराधिकारी था वह था टीपू सुल्तान। लेकिन हैदर अली की जो मृत्यु हुई 1782 में हुई, 1782 में, और उसके बाद जो है टीपू सुल्तान उभर कर सामने आया। टीपू सुल्तान बहुत ही कुशल सेनापति था, बहुत ही कुशल शासक था। हैदर अली भी बहुत कुशल शासक और सेनापति था। आधुनिक सेना को महत्व दिया टीपू सुल्तान ने। आधुनिक सेना मतलब आधुनिक सेना के बल पे ही ब्रिटिश सरकार जो है, या ब्रिटिश गवर्नमेंट, या जो कहिए ब्रिटिश कंपनी राज करना चाहती थी या राज करती थी। तो उसका कॉपी किया उन्होंने। उसने भी क्या किया? अपना एक आधुनिक सैनिक व्यवस्था तैयार की। उसके बाद राज्य के प्रति जो है वो क्या था? जिम्मेदार था और विस्तारवादी था। विस्तारवादी किसको कहते हैं? जो हमेशा अपने राज्य का विस्तार करना चाहता है, जो हमेशा अपने राज्य का विस्तार करना चाहता है। अब यहां पे आते हैं, जानते हैं ये मैसूर के बाद हम लोग चलते हैं केरल। देखिए सबके बारे में जानना है आपको, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा इसमें जो है इस चैप्टर में जानना है। डिटेल में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे जब कर्नाटक युद्ध पढ़ेंगे, और उसमें अगर अब मैसूर का इतिहास पढ़ेंगे तो, या बंगाल की जो बक्सर का जो युद्ध हुआ था उसके बाद किस तरह से इन्होंने जो है अपने पांव पसारे थे ब्रिटिश ने, तो उस सब हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमें भारत की स्थिति का संक्षिप्त रूप में वर्णन करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं मुख्य परीक्षा में। अब आते हैं केरल। केरल जो है 3 राज्यों को मिलकर बना था। 3 छोटे छोटे राज्य थे, केरल, कोचीन, त्रावणकोर और कालीकट। कोचीन, त्रावणकोर और कालीकट, इन तीनों को मिला के एक केरल बना था। 1766 में वहां पे हैदर अली का आक्रमण भी हुआ था, जिसमें उसने क्या किया था? मालाबार और कालीकट को हथिया लिया था। मालाबार और कालीकट को हथिया लिया था। वहां के एक राजा थे मार्तंड वर्मा, बहुत ही शक्तिशाली राजा थे, सर्वश्रेष्ठ वहां के राजा थे। उन्होंने आधुनिकता का विकास किया, संपूर्ण राज्य का विकास किया। देखिए संपूर्ण विकास किया या राज्य का संपूर्ण विकास किया, इसका अर्थ यही होता है कि सांस्कृतिक रूप से मैं जहां मैं संपूर्ण विकास लिखूं, मतलब आर्थिक विकास भी किया, राजनीतिक विकास भी किया, प्रशासनिक विकास भी किया, सांस्कृतिक विकास भी किया, हर तरह से उसने विकास किया। नगरों का विकास किया, लोगों का रहन सहन बदला, बहुत सारी चीजें, राज्य का विस्तार किया। तो राजा मार्तंड वर्मा जो थे केरल के, उन्होंने हर तरीके से जो है अपने राज्य का संपूर्ण विकास किया। अब आते हैं नवीन राज्य। स्वतंत्र राज्य हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आते हैं नवीन राज्य के बारे में। क्या था नवीन राज्य? किसको कहते हैं? नवीन मतलब होता है नया। नया वो राज्य जो पहले उसका वो नहीं था, वो एक राज्य नहीं था, बस सेना थी, टुकड़ी थी, और उन्होंने क्या किया? एक राज्य का ही निर्माण कर लिया। जहां गए वहीं हमला किया, वहीं पे अधिकार कर लिया, हथिया लिया उस जगह को। तो नए नए राज्यों का निर्माण हुआ। नए राज्यों में सबसे ऊपर जो आते हैं वह है मराठा। देखिए मराठा का इतिहास जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमारे लिए खासकर वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें मराठा को ठीक से समझना होगा। तो चलिए आइए समझते हैं मराठा के इतिहास को। मराठा में शिवाजी जो थे, शिवाजी को आप लोग जानते होंगे, वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी। उनके एक पोते थे जिनका नाम था, उनका नाम था शाहू जी बोले जाते थे। शाहू जी को 19 वर्ष तक औरंगजेब ने क्या किया था? कब्जे में रखा था।
ससम्मान रखा था, सम्मान के साथ रखा था। ऐसा नहीं कि कैदी की तरह रखा था, लेकिन अपने कब्जे में रखा था उसको, क्योंकि बड़ा ही लूटपाट मचाते थे, बहुत तंग किया था उसको। तो उसने क्या किया था, उनको कैद करके रखा था। जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई 1707 में, 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो उन्होंने क्या किया, मुगल के जो उसके औरंगजेब के उत्तराधिकारी थे, उन्होंने कहा बेकार है इसको रखना, इसको रिहा कर दो, इसको रिहा कर दो। उन्होंने क्या किया, इसको रिहा कर दिया। शाहू जी के रिहा होने के बाद शाहू जी ने अपने राज्यपाट संभाला और उन्होंने क्या किया, एक मंत्री नियुक्त किया। उस मंत्री का नाम था बालाजी विश्वनाथ। उस मंत्री का नाम था बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ बहुत ही अच्छे मंत्री थे, अच्छे व्यवस्थापक थे, अच्छे प्रबंधक थे और सैन्य व्यवस्था की बहुत अच्छी जानकारी थी। 1713 में वह अपने बुद्धि क्षमता के आधार पर अपना उन्होंने विश्वास जीत लिया शाहू जी का। शाहू जी ने उसे पेशवा बना दिया। पेशवा का मतलब मैं बता दूं, प्रधानमंत्री होता था उस समय, तो प्रधानमंत्री उसे नियुक्त कर दिया। नॉर्मली मंत्री से उसे क्या कर दिया, एक मंत्री से उसके क्या कहते, मंत्रियों का प्रधान उसे नियुक्त कर दिया। अब बालाजी विश्वनाथ ने अपने राज्य का विस्तार शुरू किया, कई जगहों पे आक्रमण किया, दक्कन के क्षेत्र पे भी आक्रमण किया। उसके बाद बालाजी विश्वनाथ ने क्या किया, सैयद बंधुओं की मदद ली। सैयद बंधु को कहा जाता है राजा निर्माता, बोला जाता है शासक निर्माता। वो लोग जिसको चाहते थे अपने बुद्धि के बल पर, अपनी नीति के बल पर शासक बना देते थे। उसकी मदद ली और बोला कि हमारा भी एक राज्य है, मैं भी एक मराठा राज्य बनाना चाहता हूं। तो मराठा राज्य कह देने से नहीं होगा, क्योंकि केंद्रीय सत्ता मुगलों की है। तो मुगल जो है वो क्या करते थे, डिसाइड, वो मानते थे कि हाँ ये एक राज्य है, हाँ ये एक राज्य है। तो मुगलों की मान्यता मिल गई कि हाँ, मुगलों ने माना कि मराठा एक साम्राज्य है, तो मुगलों की मान्यता मिल गई। मान्यता मिल गई मतलब अब चूंकि शाहू जी वैध शासक के रूप में मराठा साम्राज्य के शासक हुए। अब क्योंकि हर घर में भी अपना अपने लोग अपने अपने शासक होते हैं, लेकिन मान्यता सरकार से राज्य है, राज्य का दर्जा तो उसे मिल गया मुगलों द्वारा। उसके बाद क्या किया उन्होंने, जैसे ही राज्य का दर्जा मिला तो उसे तो कर देना है, उसे जो है मुगलों को कुछ पहुंचाना है। तो वो लोग क्या करने लगे, औरंगाबाद और खानदेश, औरंगाबाद और खानदेश दोनों ही महाराष्ट्र में है, वहां पे उन्होंने सरदेशमुखी क्या था, माफ कीजिएगा, चौथ, सरदेशमुखी चौथ दोनों ही एक प्रकार के कर थे। तो उन्होंने क्या किया, वहां पे चौथ वसूलना शुरू कर दिया, कर वसूलना शुरू कर दिया। चौथ एक प्रकार का कर था। उसके बाद क्या हुआ, 1720 में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो गई। अब ये डिजास्टर हो गया, बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो गई तो एक जो है समस्या उभर के सामने आई कि अब नया उत्तराधिकारी बनेगा कौन बालाजी विश्वनाथ के बाद। तो बालाजी विश्वनाथ के जो पुत्र थे बाजीराव प्रथम, वह जो है क्या बने, पेशवा बने। हालांकि बहुत ही कम उम्र थी उनकी, में केवल 20 वर्ष के थे वो। तो 20 वर्ष में पेशवा बनना बहुत बड़ी बात थी, कई लोगों ने विरोध भी किया। बाजीराव वही बाजीराव प्रथम है जिनकी कहानी आप बाजीराव मस्तानी में देखते हैं। तो उन्होंने अपने को सिद्ध किया और पेशवा बने। यहां पे मैं बता दूं आपको कि जब अधिकार मिले थे मराठा साम्राज्य को मान्यता मिली, कर वसूलने का अधिकार मिला, उसके बदले में उन्होंने उस समय के शासक जो कि फारुखसियर था, फारुखसियर को कुछ दिया। क्या दिया, 1500 अश्वारोही सिपाही दिए, यानी घोड़े के साथ 15,000 सिपाही दिए। उसके बाद दक्कन में जो है कहा मराठों ने कि हम विद्रोह और लूटपाट नहीं करेंगे, यानी इसकी गारंटी दी कि दक्कन में हम ना ही विद्रोह करेंगे ना ही लूटपाट करेंगे, और 10 लाख रुपए की भेंट दी। ये तीनों चीज जो है बदले में मराठाओं ने फारुखसियर को दी। अब 1720 में बाजीराव प्रथम पेशवा बने। बाजीराव प्रथम अपने बाबूजी से, अपने पिताजी से 4 कदम आगे थे, 4 कदम आगे थे, क्योंकि बाजीराव प्रथम जो थे, बालाजी विश्वनाथ जो थे इसके पहले, वो केवल मतलब बहुत ज्यादा आक्रामक उनकी नीति नहीं थी, लेकिन बाजीराव प्रथम की बहुत ही नीति जो थी बहुत ही आक्रामक थी। वो मुगलों के साथ जो है सहयोग नहीं करना चाहते थे, मुगलों को केंद्रीय सत्ता से, दिल्ली से उखाड़ फेंकना चाहते थे, उन्हें संपूर्ण भारत चाहिए था। आपने देखा होगा बाजीराव मस्तानी, अगर मूवी देखी होगी तो आपने इस चीज को नोटिस किया होगा। उन्होंने बहुत सारे राज्यों को जीता अपनी आक्रामक नीति के बल पे, बहुत सारे राज्यों को। 1728 में मालवा जीता, 1731 में गुजरात जीता, गुजरात और बुंदेलखंड दोनों जीता। 28 में मालवा, 31 में बुंदेलखंड और गुजरात। 1737 में उन्होंने दिल्ली को जीत लिया।
माफ कीजिएगा, दिल्ली को जीता नहीं था, दिल्ली पे छापा मारा था, सफल नहीं हुए थे, लेकिन मुगलों की कमजोरी का उन्हें पता चला था कि अब मुगल के जो शासक, नए शासक हैं, वो इतने मजबूत नहीं हैं, इसलिए उनकी हिम्मत और ज्यादा बढ़ी। संपूर्ण गंगा नदी के क्षेत्र से, पूर्वी गंगा से लेकर चंबल, दक्षिण के चंबल तक उनका ही राज्य था। और वहां पर उन्होंने क्या किया, सरदेशमुखी लगाया। सरदेशमुखी मत का मतलब होता है कि अपने राज्य से बाहर कुछ ऐसे राज्यों से कर वसूलना कि आप मुझे कर दीजिए तब हम पर आक्रमण नहीं करेंगे। आक्रमण नहीं करने के लिए कि हम नहीं करेंगे आक्रमण, या दूसरों के आक्रमण नहीं होने देंगे, आपका बचाव करेंगे, उसके लिए सरदेशमुखी लगाया जाता था। तो वो कर जो है उन्होंने लगाया। उसके बाद 1738 में उन्होंने क्या किया, निजाम को पराजित किया। हैदराबाद के निजाम थे, उनको उन्होंने क्या किया, पराजित कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश केवल जो है 40 साल की उम्र में 1740 में उनकी मृत्यु हो गई। 1740 में उनकी मृत्यु हो गई और यहाँ पे बाजीराव प्रथम का कार्यकाल समाप्त हो गया। तो देखिए कैसे, पहले शाहू जी, शिवाजी के पोते, उसके बाद उन्होंने मंत्री बनाया बालाजी विश्वनाथ को, उसके बाद बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम। देखिए बालाजी और बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ और बाजीराव प्रथम, अब इन दोनों को मिला के उनका जो है एक पुत्र आया, बाजीराव प्रथम का पुत्र आया, उसका नाम बालाजी बाजीराव। देखिए बालाजी बाजीराव, अब बालाजी बाजीराव दोनों का नाम उसमें मिला हुआ है, यानी कि बाजीराव प्रथम के पोते थे। 1740 से लेकर 1765 तक उनका कार्यकाल था। 1740 से लेकर 1765 तक। अभी मराठा का इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं, मराठा का बहुत बड़ा इतिहास था। उनको एक और नाम से जाना जाता था, नाना साहेब। बाजीराव वन के जो पुत्र थे बालाजी बाजीराव, उनको नाना साहेब के नाम से जाना जाता था। ये प्रश्न बार बार आता है। 1749 में जो है शाहू की भी मृत्यु हो गई। 1749 में शाहू की मृत्यु हो गई, यानी 1740 में ये शासक बने 9 साल के बाद। अब बालाजी बाजीराव वास्तविक शासक बन गए। पेशवा का पद लगभग समाप्त हुआ, वास्तविक शासन जो है गद्दी पर वो खुद बैठ गए बालाजी बाजीराव। उन्होंने अपने पिता के, वो क्या हुए, अपने पिता के कदमों पे चले और अपने राज्य को आगे बढ़ाया। उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। पेशवा का जो मुख्यालय है वह पूना लेकर चले गए और पूना में ही वहां स्थानांतरित किया। दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों पर भी वो उन्होंने अधिकार कर लिए थे। पंजाब पर उन्होंने नियंत्रण किया। अब पंजाब पर जब उन्होंने कब्जा किया, अधिकार किया, तो इनकी बहुत बड़ी गलती साबित हुई। क्यों साबित हुई कि पंजाब में अहमद शाह अब्दाली के संरक्षण में एक शासक काम कर रहा था उस समय। अहमद शाह अब्दाली अफगान का एक शासक था, बहुत ही क्रूर शासक था, और उसकी शक्ति का अंदाजा जो है किसको नहीं था, मराठाओं को नहीं था। तो बिना शक्ति के अंदाजा के लड़िएगा तो क्या होगा, उखाड़ के फेंकबे ना करेगा। फिर भी मराठा तो मराठा हैं, लूटपाट किए, जहां मन तहां घुसते चले गए पंजाब पर अधिकार कर लिया। वो शासक पहुंच गया अब्दाली के पास। अब्दाली का अच्छा ठीक है, ये बात है, पहुंचते हैं हम। अब्दाली अपनी पूरी सेना को लेके पहुंचा और वही जो है 1761 का पानीपत का युद्ध हुआ, पानीपत हरियाणा के पास। तो पानीपत के युद्ध में दो लोग मुख्य रूप से जो है नेतृत्व कर रहे थे। एक थे सदाशिव भाऊ। आपने पानीपत जब मूवी देखी होगी अर्जुन कपूर की, उसमें देखिएगा सदाशिव भाऊ जो है वो नेतृत्व कर रहे थे मराठा का। वो कौन थे, तो सदाशिव भाऊ थे पेशवा के चचेरे भाई, यानी बालाजी बाजीराव के चचेरे भाई। और एक विश्वराव थे, वो पेशवा के छोटे पुत्र थे। तो दोनों मिलकर जो है लड़ाई का नेतृत्व कर रहे थे। प्लस 28,000 मराठा सेना थी। अब उनको लगा कि 28,000 हम है तो क्या दिक्कत है, मार के तुरंत अब्दाली को भगा देंगे, बाहर से आ रहा है, बाहर का कमजोर ना होगा। लेकिन बहुत बड़ी गलती साबित हुई। 28,000 मतलब सैनिक तो बहुत सारे थे, लेकिन 28,000 प्लस दोनों पेशवा सदाशिव भाऊ और विश्वराव दोनों ही मारे गए। बहुत बड़ा मतलब ये पानीपत का युद्ध जो था विध्वंसक साबित हुआ मराठाओं के लिए, और मराठा की नींव हिल गई। मराठा का ऐसा कोई घर नहीं था मराठा साम्राज्य का जिसमें 1 या 2 लोग नहीं मरे हों। एकदम तहलका मचा दिया उसने। तो पानीपत के युद्ध में मराठाओं की हार हुई। 14 जनवरी 1761 को पानीपत का युद्ध हुआ। अब मराठाओं के लिए बहुत बड़ा विध्वंसक युद्ध था, डिजास्टर था। 1761 में क्या हुआ, उनका माधवराव एक पुत्र था, छोटे पुत्र से भी छोटा था माधवराव, मतलब छोटे पुत्र और उससे थोड़ा सा मतलब बड़ा था माधवराव। लेकिन माधवराव की इतनी उम्र नहीं थी कि वो गद्दी संभाले, लेकिन संभालना तो था, उत्तराधिकारी तो वही था। तो माधवराव जो है नाना फडणवीस के संरक्षण में जो है वह रखा गया और उत्तराधिकारी बना। लेकिन राजनीति का नहीं है, उसे षड्यंत्र कहिए, जो बीमारी से कहिए, वो असमय उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद अब क्या हुआ, कोई उत्तराधिकारी नहीं बचा, दोनों बेटे मर गए बाजीराव प्रथम के। बाजीराव
और बालाजी बाजीराव टूट चुके थे, तो वो भी ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहे। 1792 में जो है, माफ कीजिएगा, 1761 के 1764 के आसपास जो है उनकी भी मृत्यु हो गई थी। लेकिन इससे पहले क्या हुआ था कि उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया। कौन बनेगा कौन बनेगा, तो बहुत सारे छोटे छोटे घराने थे मराठाओं के, जैसे कि बड़ौदा में गायकवाड़, नागपुर में भोंसले, इंदौर में होलकर, ग्वालियर में सिंधिया और पूना के पेशवा। ये सारे घराने आपस में उत्तराधिकार का युद्ध लड़ने लगे। इन सब में सबसे मजबूत जो था वह था सिंधिया। सबसे मजबूत कौन था? सिंधिया। सिंधिया जो है उसने कई क्षेत्रों पर कब्जा किया, पूना में भी जाके जो है कब्जा किया, पेशवाओं को हराया, इंदौर में हराया। लास्ट में जो है 1792 में महादजी सिंधिया, जो कि बहुत प्रभावशाली नेता थे और लग रहा था कि मराठा जो है फिर से अपनी ताकत इकट्ठा कर लेंगे, फिर से जो अपना साम्राज्य बना लेंगे। किसके वजह से? महादजी सिंधिया की वजह से। लेकिन महादजी सिंधिया की 1792 में जब मृत्यु हो गई, उसके बाद मराठाओं का सपना टूट गया और मराठा कुछ क्षेत्र में सिमट कर रह गए। ये कहानी थी मराठा की। अब जानते हैं थोड़ा सा जाट के बारे में। ये सभी स्वतंत्र राज्य थे। जाट जो थे दिल्ली, मथुरा और आगरा के क्षेत्र में थे। कहां थे? दिल्ली, मथुरा और आगरा के क्षेत्र में। वहां जाटों का सबसे एक सर्वोच्च नेता था जिसका नाम था सूरजमल। सूरजमल सबसे अच्छा नेता था। उसने जो है बहुत विकास किया जाटों का, जाट क्षेत्रों का विकास किया। उसके समय में जाट क्षेत्र जो था सर्वोच्च शिखर पर था। उसके बाद कुछ नेता और थे, चूड़ामन, बदन सिंह, ये लोग भी सफल नेता थे। गंगा से दक्षिण से लेकर जो है चंबल तक उनका भी जो है राज्य था। वो मतलब लगभग मराठाओं के पैरेलल समानांतर चलते थे वो लोग। 1763 में सूरजमल की मृत्यु हो गई और साम्राज्य पूरी तरह बिखर गया। अब केवल लूटपाट का सहारा लेके ही अपना राज चलाने लगे। सिख के बारे में हम लोग डिटेल में बहुत ज्यादा पढ़ेंगे आगे स्पेक्ट्रम में। यहाँ पे थोड़ा सा जानना है कि ब्रिटिशर्स के टाइम में क्या था। सिख का इतिहास पुराना है, लेकिन हमें ब्रिटिश के टाइम का भारत पढ़ना है। तो गुरु गोविंद सिंह जो थे वो आक्रामक नीति उन्होंने अपनाई थी। बाकी गुरुओं को तो आपने सुना होगा, जहांगीर ने मार दिया, औरंगजेब ने मार दिया। ये सब देखते हुए गुरु गोविंद सिंह ने जो है सैन्य शिक्षा को बहुत ही आवश्यक समझा। आधुनिक सैन्य शिक्षा पे जो है अपनी संस्था की स्थापना की। 1708 में बंदा बहादुर लॉन्च हुए, मतलब बंदा बहादुर को लाया गया। हालांकि वो मारे गए लड़ते लड़ते युद्ध में। 12 मिसलों में विभाजित हो गया सिख साम्राज्य। सिख साम्राज्य जो था, पूरा सिख राज्य था, 12 मिसलों में विभाजित हुआ। उसी मिसलों में जो है सुकेल चकिया मिसल के महाराजा रंजीत सिंह थे। महाराजा रंजीत सिंह बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति थे, बहुत ही अच्छे राजनीतिज्ञ थे, अच्छे कूटनीतिज्ञ थे, अच्छा सैन्य शक्ति की जानकारी रखते थे और उन्होंने सबसे ज्यादा सिख साम्राज्य का जो है विस्तार किया है। तो महाराजा रंजीत सिंह ने क्या किया? शक्तिशाली और समृद्ध पंजाब की स्थापना की। अमृतसर की संधि हुई, उन्होंने सतलज नदी तक जो है बांध दिया कि यहां तक हमारा राज्य है। 1799 में लाहौर और 1802 में अमृतसर पे उन्होंने कब्जा किया और अमृतसर की भी संधि हुई। यूरोपियों की मदद से उन्होंने क्या किया? यूरोपियों की उन्होंने मदद की और यूरोपियों से उनको ही मदद मिला। उससे उन्होंने क्या किया? अत्याधुनिक हथियार बटोरा, अत्याधुनिक तरीके से अपनी सेना को प्रशिक्षित किया। लेकिन एक फिर प्रॉब्लम आई 1839 में, क्योंकि जो आता है उसको मरना है, जो आता है उसको मरना है। जब तक रहा तब तक रहा। 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई। महाराजा रंजीत सिंह जो है मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो ये सब चीजें थी। ये कुछ स्वतंत्र राज्य थे। ये कुछ स्वतंत्र राज्य थे यहाँ पे जिसके बारे में हमें पढ़ना था। उसके बाद उत्तराधिकारी राज्य हम लोग पढ़ चुके हैं। नवीन राज्य, सॉरी माफ कीजिएगा, ये नवीन राज्य थे। स्वतंत्र राज्य भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो एक बार और डालेंगे नजर कि यहाँ पे स्वतंत्र राज्यों में कौन कौन थे, उत्तराधिकार राज्य में कौन कौन से थे। तो हैदराबाद, बंगाल और अवध, उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, मैंने डिटेल में बताया है उसके बारे में। उसके बाद अगर हम बात करें स्वतंत्र राज्यों के बारे में, तो स्वतंत्र राज्य में थे राजपूत राज्य, मैसूर, केरल, ये सभी स्वतंत्र राज्य थे। नवीन राज्य की बात करें तो मराठा और सिख और जाट, तो ये सब जो थे नवीन राज्य थे। अब थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे कि क्या स्थिति थी भारत की, क्या समस्या थी भारत की उस समय, सामाजिक आर्थिक दशा क्या थी, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो 18वीं शताब्दी में एक कह सकते हैं कि 18वीं सदी में क्या हुआ था कि भारत को कई लेखकों ने किस रूप में देखा? अव्यवस्था का शिकार, क्योंकि जो चाहता वही लूटना चाहता था, जो चाहता वही अपना राज्य बसाना चाहता था। हर तरफ लूटपाट मची हुई थी, साम्राज्य को हड़पने की लालच
लालसा थी हर लोगों में, हम लोगों को अपना साम्राज्य बनाना था, तो अवस्था का शिकार जो है भारत को कहा गया। दूसरा अंधा युग, डार्क एज कहा गया 18वीं शताब्दी को। 18वीं शताब्दी को डार्क एज क्यों कहा गया आप सभी जानते हैं, ये सभी कहानी उसी की है। उसके बाद क्षेत्रीय राज्य व्यवस्था की स्थापना हुई, मतलब अब छोटे छोटे राज्य बने, ब्रिटिश शक्ति का उदय हुआ, ब्रिटिश शक्ति को और पावर मिली। 1764 बक्सर का युद्ध, 1757 में प्लासी का युद्ध, तो इससे क्या हुआ, ब्रिटिश की शक्ति का इजाफा हुआ, ब्रिटिश जो है और आगे बढ़े। ये एक भारत का स्वरूप था। इसमें आप जानते हैं कि करके आर्थिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति, महिलाओं की स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, दास्ता और कला और स्थापत्य। देखिए क्वेश्चन आता है कि इस 18वीं शताब्दी में भारत के स्वरूप का वर्णन करें, 18वीं शताब्दी में भारत के स्वरूप का वर्णन करें या भारत की विभिन्न दशाओं का वर्णन करें। इस तरीके से किस प्रकार ब्रिटिशों का उदय हो रहा था, क्या दशा थी भारत की, तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये चीज है जिसे मैंने स्पेक्ट्रम से छांट कर लिख कर आपके लिए मैं यहां लाया हूं। ध्यान से देखिएगा इसे। तो जानते हैं सबसे पहले आर्थिक स्थिति के बारे में, कैसी थी अर्थव्यवस्था। तो मूलभूत इकाई ग्राम थी और गांवों को कोई परेशानी नहीं थी, गांव में लोग क्या कर रहे थे, अपनी पूर्ति कर ले रहे थे, लेकिन दिक्कत भी यही थी। दूसरा था ग्रामीण समाज की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिरता, ये एक बड़ी बड़ी प्रॉब्लम थी, वो आगे नहीं बढ़ना चाहते थे, बस भोजन मिल जाए हमारे लिए वही बहुत है, बस भोजन मिल जाए हमारे लिए वही बहुत है। दस्तकारी का उच्च विकास हुआ, दस्तकारी मतलब कि कपड़े वपड़े, कला संस्कृति, कपड़े वगैरह जो बनते थे, सूती वस्त्र बनते थे, ये सब चीजों का विकास हुआ, क्योंकि ये सब चीज अब अंग्रेज व्यापार करके बाहर ले जाने लगे, यानी कि देश में ही नहीं विदेशों में भी उसकी मांग होने लगी, विदेशों में भी वो मांगे जाने लगे। इससे क्या हुआ, दस्तकारी का बहुत विकास हुआ। देखिए मैंने यहाँ मेंशन किया है कुछ, ढाका, अहमदाबाद, मसूलीपट्टनम, 3 क्षेत्र से सूती वस्त्र बहुत आने लगे। आगरा, लाहौर, गुजरात और मुर्शिदाबाद, ये 4 एरिया थे जहां से सिल्क के कपड़े आने लगे, कश्मीर से ऊनी वस्त्र आने लगे, बैंकिंग व्यवस्था की शुरुआत हुई। तो ये एक आर्थिक स्थिति थी भारत की। शैक्षिक स्थिति की बात करते हैं नंबर 2, तो परंपरागत शिक्षा का विकास हुआ, मतलब कि नया शिक्षा, आधुनिक शिक्षा कोई लेना नहीं चाहता था, भाई परंपरागत जो हमारी है वो हम पढ़ेंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की उपेक्षा की गई, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस को जो है इग्नोर किया गया, उसकी उपेक्षा की गई, उसको न के मान, यानी अंधविश्वास था। साहित्य, धर्म, विधि, तर्क और दर्शन शास्त्र पर ध्यान दिया गया, वही कहते हैं पुरातन व्यवस्था। परंपरागत स्थिति वही होती है शैक्षिक स्थिति कि साहित्य, धर्म, संस्कृत, यही सब था, लोग पुरानी व्यवस्था को ही लागू रखना चाहते थे। उच्च शिक्षा बेहद सीमित थी, यानी उच्च शिक्षा उच्च वर्ग के लोगों में थोड़ी सी थी, लेकिन सब में नहीं थी, वो एक सीमित थी, यानी हायर एजुकेशन कोई लेना नहीं चाहता था। महिलाओं की शिक्षा की उपेक्षा की गई, लोगों का मानना था कि महिलाओं को शिक्षित किया जाएगा तो इससे क्या होगा, महिलाएं हमारी उपेक्षा करने लगेगी, हमें नजरअंदाज करने लगेगी, हमारी इज्जत नहीं करेगी, समाज में जो है पर्दा प्रथा खत्म हो जाएगा। तो महिलाओं की शिक्षा की उपेक्षा की गई, उसे इग्नोर किया गया, नजरअंदाज किया गया। हिंदुओं में संस्कृत भाषा बहुत प्रचलित थी, बहुत ज्यादा प्रचलित थी, लेकिन कुछ हिंदू जो है फारसी भी जानते थे। मुसलमानों में फारसी प्रचलित थी, लेकिन मुसलमान हिंदी भी जानते थे। तो ये एक शैक्षिक व्यवस्था थी भारत की। अब जानते हैं महिलाओं की स्थिति। देखिए महिलाओं को आदर सम्मान था, लेकिन समानता नहीं थी। महिलाओं को पुरुष से समान नहीं, पुरुष से नीचे समझाता था। यानी कैसा समाज था, पितृसत्तात्मक समाज था। पितृसत्तात्मक यानी पिता का पिता की सत्ता, यानी उनको सम्मान तो था लेकिन समानता नहीं थी। बस सबसे बड़ी चीज पर्दा प्रथा लागू था। उसके बाद बहुविवाह, बाल विवाह, सती प्रथा, ये सब कहीं कहीं चल रहे थे, जो कि महिलाओं की स्थिति को, महिलाओं की बुरी स्थिति को उस समय दर्शाता है। तो ये महिलाओं की स्थिति थी। आते हैं सांस्कृतिक स्थिति। तो संस्कृति में क्या था, स्थानीय परंपरा का विकास हुआ था। स्थानीय परंपरा जो भी थी, हर जगह अलग अलग परंपरा थी, तो हर जगह लोकल जो कल्चर था उसका विकास हुआ था। विज्ञान के क्षेत्र में सभी लोग पिछड़ेपन थे, हमने आगे भी पढ़ा था। रूढ़िवादी सोच थी, पुरानी सोच थी, अंधविश्वास कायम था। देखिए हर टॉपिक एक टॉपिक से जुड़ा हुआ है और यही काम करता है मुख्य परीक्षा में। आपको चीजें बार बार पढ़ने को मिलेंगी। भाषा एवं साहित्य क्षेत्र में विकास, भाषा में लोगों ने विकास किया। भाषा कुछ अलग अलग भाषा भी लोग सीखे, क्योंकि व्यापार करने एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना पड़ता था। सैन्य, युद्ध कला, आयुध में उनकी रुचि नहीं थी। लड़ाई वड़ाई वो लोग चाहते नहीं थे। वो लोग चाहते थे कि बस किसी तरह अपना जो है काम चलता रहे। तो सैन्य, आयुध मतलब हथियार, युद्ध विद्या में इनको कोई रुचि नहीं थी। उसके बाद दास्ता, दास्ता का बहुत बड़ा प्रचलन था। देखिए दास 2 प्रकार के होते थे। एक होते थे घरेलू, एक होते थे कृषि। घरेलू मतलब घर का काम करने वाले, कृषि मतलब खेती करने वाले। 2 प्रकार को दास लगते, गुलाम
लोग रखते थे, गुलामों की खरीद और बिक्री होती थी, वंशानुगत नौकर होते थे, जैसे कि मैं अगर नौकर हूं तो मेरा बेटा मेरा पोता फिर इसी घर में नौकर बनेगा। इस तरह के वंशानुगत नौकर भी रखे जाते थे। तो ये दास व्यवस्था थी, राष्ट्र की व्यवस्था थी। उसके बाद कला एवं स्थापत्य। कला एवं स्थापत्य में क्या हुआ, कला और कलाकारों का पलायन हुआ। हर कोई कमाने हर अपने चक्कर में रहेगा, तो कला और चित्रकला कौन देखने जाता है, तो कला और कलाकारों का पलायन हुआ। तभी पटना कलम चित्र शैली जो है उभर कर सामने आई थी। जयपुर तथा बनारस में वेधशालाओं का निर्माण हुआ। स्वर्ण मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया रंजीत सिंह के द्वारा। क्या किया गया, सोने का प्लेटिंग किया गया, नए निर्माण हुए, अच्छे से सजाया गया और एक नए रूप में उसको उभारा गया। किसके समय में, रंजीत सिंह के समय में। ईसाई मिशनरी द्वारा प्रेस का विकास हुआ। उन्होंने क्या किया, कुछ प्रेस व्यवस्था जो है वहां पे कायम की, कुछ प्रेस लगाए और छपाई का जो है विस्तार किया। लोग मतलब न्यूज़पेपर प्रेस वगैरह का उन्होंने विकास किया। तमिल व्याकरण का संकलन हुआ। तो तमिल व्याकरण जो है उस समय एक हमारे कला एवं स्थापत्य कला में ही आता है, उसका जो है बहुत प्रचलन हुआ, बहुत मतलब संकलन हुआ और एक तमिल व्याकरण का नया रूप सामने उभर के आया। तो ये सारी चीजें हुई। यही पे इतना ही पढ़ना था हमें। 5वां चैप्टर की ये हमारा समाप्त हो गया। बुक पढ़ के देखिएगा, बहुत मजा आएगा। प्रश्न कैसे कैसे आ सकते हैं, तो ब्रिटिश विजय के समय भारत की स्थिति का वर्णन कीजिए, है ना, या फिर ब्रिटिश विजय के समय भारत की आर्थिक दशा का वर्णन कीजिए, सामाजिक दशा का वर्णन कीजिए, महिलाओं की स्थिति का वर्णन कीजिए, या फिर ब्रिटिश विजय के समय भारत में छोटे छोटे रजवाड़े की स्थिति पर प्रकाश डालिए, या कौन कौन से रजवाड़े थे, या फिर भारत में सामाजिक स्थिति क्या थी, ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं इस चैप्टर में देखा जाए तो आप आराम से बुक लेके बैठिए स्पेक्ट्रम का, ये नोट्स आप बना के रखिए और बढ़िया से पढ़िए, बहुत मजे समझ में आएगा और याद होगा, जीवन भर याद रहेगा आपको, मैं आपको गारंटी दूं, जीवन भर याद रहेगा, मेरी बात मान के चलिए। अगला चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत मजा आएगा, हम लोग खेल खेल में पढ़ेंगे और इतना मजा आएगा कि मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि क्या ब्रिटिश आए थे तो सचमुच राज करने आए थे, कैसे उन्होंने राज किया, बक्सर का युद्ध, बंगाल का युद्ध, हम लोग सब कुछ डिटेल में पढ़ने वाले हैं। 5वां चैप्टर ना छोड़े, अगला वीडियो जरूर आएगा एक से 2 दिन के अंदर। और प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए, समय की बहुत कमी है, इसलिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच।